भारत जो है वो इस वक्त पानी में डूबा हुआ है। लोग पानी में डूबकर मर रहे हैं, लेकिन भारत का वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कभी फ्रांस के दौरे करता है, राफेल तैयारों के मुआहदे करता है जिसका निशाना पाकिस्तान को और चीन को बनाया जाना है। मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ जो डील की गई है वो डील क्या है, पाकिस्तान के लिए इसमें खतरे की घंटी क्या है, कश्मीर के लोगों के लिए क्या मैसेज दिया गया है यूएई की जानिब से। खालिस्तान के लिए कनाडा में एक और कामयाब रेफरेंडम हुआ है जिसने मोदी सरकार के होश उड़ा दिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरगाम और मैं हूं एहतशामुर रहमान। नाज़रीन, भारत जो है वो इस वक्त पानी में डूबा हुआ है। लोग पानी में डूबकर मर रहे हैं, लेकिन भारत का वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कभी फ्रांस के दौरे करता है, राफेल तैयारों के मुआहदे करता है जिसका निशाना पाकिस्तान को और चीन को बनाया जाना है, तो कभी मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ दोस्ती की पींगे बढ़ा रहा है। और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ जो डील की गई है वो डील क्या है, पाकिस्तान के लिए इसमें खतरे की घंटी क्या है, कश्मीर के लोगों के लिए क्या मैसेज दिया गया है यूएई की जानिब से। फिर खालिस्तान जो सिखों का एक ख्वाब है, खालिस्तान के लिए कनाडा में एक और कामयाब रेफरेंडम हुआ है जिसने मोदी सरकार के होश उड़ा दिए हैं। भारत में आप जानते हैं कि भारत में बाबरी मस्जिद, तारीखी बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था। इसके बाद एक और मस्जिद को जिसकी तारीख है, जो 800 साल पुरानी तारीख रखती है, उसे भी शहीद करने की तैयारियां की जा रही हैं और उसकी जगह पर मंदिर बनाने की तैयारियां हिंदू इंतहा पसंदों ने कर ली हैं। इस व्लॉग में सबसे पहले तो आपको बताएं कि भारत जो है वो इस वक्त डूबा हुआ है। भारत का कैपिटल नई दिल्ली दारुल हुकूमत कहलाता है। मानसून बारिशों से दरिया जमुना बिफरने के बाद ये पूरा शहर डूब चुका है और मकानात डूबे हुए हैं। रिलीफ कैंप जो बनाए गए थे, बताया गया कि 2700 के करीब रिलीफ कैंप बनाए गए थे, ये भी डूबे हुए हैं, सड़कें डूबी हुई हैं। इवन के सुप्रीम कोर्ट की इमारत हो या वज़ीर आला हाउस हो, सब का सब पानी में डूबा हुआ है। लेकिन इन लोगों को, अपने भारतीय अवाम को सैलाब की लहरों की नज़र करते हुए और इनकी बरहुने मिन्नत छोड़ते हुए, मरता और डूबता छोड़ते हुए नरेंद्र मोदी कभी फ्रांस जाता है तो कभी दिल्ली के लोगों को छोड़कर यूएई के दौरे कर रहा है। इस दौरे के क्या मकासद है ये भी आप तक पहुंचाने, लेकिन फिलहाल जो है वो भारतीय अवाम नरेंद्र मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात का जो दौरा है ये मुकम्मल किया है। मोदी का 8 सालों में 5वां दौरा था मुत्तहिदा अरब अमारात का। मोदी ने अपना पहला दौरा अगस्त 2015 में किया था, जबकि दूसरा फरवरी 2018 में और तीसरा अगस्त 2019 में किया था। नरेंद्र मोदी ने चौथा दौरा जून 2022 में किया था, जबकि मौजूदा दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात उनका 5वां दौरा करार दिया जा रहा है। मोदी ने अगस्त 2015 में जब मुत्तहिदा अरब अमारात का पहला दौरा किया तो ये 34 सालों में किसी भी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का वहां का पहला दौरा था। और मोदी से पहले इंदिरा गांधी ने, जो कि सोनिया गांधी की सास और राजीव गांधी की वालदा और राहुल गांधी की दादी हैं, इन्होंने 1981 में मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा किया था। आपको बताएं कि मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से बातचीत के बाद भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने इंडियन रुपए और मुत्तहिदा अरब अमारात की करेंसी दिरहम में तिजारत का अहम ऐलान किया है। और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने यह उम्मीद जाहिर की है कि जो दो तरफा तिजारत है इसका हुजम जो है वो मजीद बढ़ाया जाएगा। 85 अरब से 100 अरब डॉलर तक करने का ऐलान किया गया है और दोनों ममालिक के दरमियान अपनी अपनी करेंसी में तिजारत के ऐलान को भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात में एक नया संग मील करार दिया जा रहा है। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात ताल्लुकात की 3 बुनियादें, इंडिया और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात 3 ईज पर मुश्तमिल है, यानी एनर्जी या तवानाई, इकोनॉमी या मईशत, और NRI यानी तारकीन वतन इंडियंस को रोजगार फराहम करना यूएई के अंदर। तो गुज़श्ता माली साल 2022-23 के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात इंडिया को खाम तेल फराहम करने वाला तीसरा सबसे बड़ा मुल्क था और भारत की तेल की दरामदात में इसका 10% हिस्सा था। तमाम इंडिया ने अब यूएई से तेल के अलावा कारोबार को 2030 तक 100 अरब डॉलर तक बढ़ाने का फैसला किया है। गुज़श्ता साल दोनों के दरमियान होने वाला जामे इक्तिसादी पार्टनरशिप यानी CEP मुआहिदा इंडिया और मुत्तहिदा अरब अमारात के बढ़ते हुए ताल्लुकात में अहम किरदार अदा कर रहा है। पिछली दिहाई यानी 10 सालों के दौरान इंडिया की तरफ से यह पहला आज़ाद तिजारती मुआहिदा है जो यूएई के साथ किया गया है और इंडिया ने 2011 में जापान के साथ आखिरी आज़ाद तिजारती मुआहिदा किया था और उस पर दस्तखत हुए थे। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर सवालिया निशान है कि यूएई और भारत इतने ताल्लुकात क्यों उस्तवार कर रहे हैं और यूएई को क्यों मुसलमानों का ख्याल नहीं है, वो क्यों भारत को शटअप कॉल नहीं देता कि किस तरह से मुसलमानों के साथ जो सलूक किया जा रहा है, कश्मीर के अंदर जो सलूक किया जा रहा है। लेकिन शायद यूएई जो है वो सिर्फ और सिर्फ दौलत को देख रहा है, अपने मुफाद को देख रहा है
और मुसलमानों की जो इज्तिमाई सूरत हाल है भारत के अंदर, उसकी कोई परवाह नहीं। हालांकि यूरोपीय यूनियन ने अपनी सालाना रिपोर्ट में मणिपुर फसादात के हवाले से नरेंद्र मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का उसके खिलाफ इल्जाम आयद किया है। दूसरी जानिब पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी को शटअप कॉल दी जा रही है, उस पर थू थू किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा कसाई है और सबसे बड़ा दहशतगर्द है जो भारत में अकलियतों के खिलाफ इकदाम कर रहा है। और उधर अकलियतों की अगर बात की जाए तो खालिस्तान जो है वो सिखों का एक ख्वाब है और सिख जो है वो काफ़ी अरसे से भारत से अलहदगी की तहरीक चला रहे हैं और भारत को एक और सुबकी उठाना पड़ी है। चाहे वो फ्रांस का नरेंद्र मोदी दौरा कर ले या यूएई से $100 अरब के तजारती मुआहदे कर ले, दुनिया जो है वो उसके ऊपर लानत भेज रही है। कनाडा के एक और शहर में खालिस्तान के लिए रेफरेंडम हुआ है जो कामयाब हुआ है। सिख फॉर जस्टिस के ज़ेरे तमाम अंटारियो के नवाही शहर माल्टन में खालिस्तान रेफरेंडम के दूसरे मरहले के लिए आज वोटिंग हुई, जिसमें हजारों सिखों ने हिस्सा लिया और वोटिंग रुकवाने के लिए भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की तमाम कोशिशें नाकाम बना दी गई हैं। पंजाब रेफरेंडम कमीशन के तहत सुबह 9 बजे दुआ के बाद वोटिंग का आगाज कर दिया गया था। वोटिंग का अमल शुरू होने से पहले सुबह 8 बजे ही हजारों अफराद वोट डालने के लिए कतारों में खड़े हो गए थे और वोट डालने के लिए आने वाले अफराद का जोश व खरोश दीदनी था, जिनमें सिख खवातीन और सिख बुजुर्गों की बड़ी तादाद शामिल थी। वोटिंग के अमल के दौरान शुरका खालिस्तान के हक में जबरदस्त नारेबाजी करते रहे। वोटिंग के लिए मुकर्रर सेंटर को महेंद्र सिंह खालसा के नाम से मंसूब किया गया था। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर के कत्ल के बाद यह रेफरेंडम के लिए होने वाली पहली वोटिंग थी और हरदीप सिंह नजर कनाडा में खालिस्तान चैप्टर के चीफ कोऑर्डिनेटर थे। माल्टन में भी खालिस्तान के क़याम के लिए रेफरेंडम पर भारत को शदीद तकलीफ का सामना है। मुकामी सतह पर इंतहापसंद हिंदू और सिखों में जबरदस्त कशीदगी पाई जाती है और भारत ने माल्टन में भी रेफरेंडम रुकवाने की कोशिशें की थी, मगर मुकामी हुकूमत के जमहूरी अमल में रुकावट डालने से इनकार पर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की तमाम तर कोशिशें नाकाम हो गई और रॉ पर यह भी इल्जाम है कि हरदीप सिंह नजर को रॉ ने कनाडा में कत्ल करवाया था इस रेफरेंडम से पहले, ताकि इस रेफरेंडम को रुकवाया जा सके। लेकिन इसके बावजूद भी यह रेफरेंडम होने जा रहा है जो भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मुंह पर बहुत बड़ा जनाटेदार तमाचा है। इससे पहले भारत रेफरेंडम के इनेकाद पर कनाडा की हुकूमत से एहतजाज भी कर चुका है और सिख रहनुमाओं के मुताबिक खालिस्तान के क़याम से खौफजदा भारत नहीं, हरदीप सिंह नजर को रास्ते से हटाने के लिए अपनी खुफिया एजेंसी रॉ का इस्तेमाल किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बर्मिंघम में एक सिख रहनुमा की पुरस्कार मौत में भी भारत का हाथ है। नाज़रीन, अब बात हो जाए भारत में मुसलमानों की सूरत हाल के हवाले से। 1992 और महीना था दिसंबर का, जब तारीखी बाबरी मस्जिद को इंतहापसंद और दहशतगर्द हिंदुओं ने शहीद कर दिया था और उसकी जगह पर राम मंदिर बनाने का ऐलान किया था और भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने इन दहशतगर्द हिंदुओं को सपोर्ट किया था। अब भारतीय रियासत महाराष्ट्र की इंतजामिया ने हिंदुत्व ग्रुप्स के ही दबाव में आकर एक और तारीखी मस्जिद को सील कर दिया है जहां इंतहापसंद हिंदू जमात मंदिर बनाना चाहती है। आपको बताएं कि भारत में हिंदुत्व ग्रुपों से महाराष्ट्र के कस्बे एरंडोल में 800 बरस पुरानी मस्जिद के बारे में दावा किया गया है कि यह मस्जिद एक मंदिर को ढाकर बनाई गई थी, इसलिए यहां दोबारा मंदिर तामीर किया जाएगा। अब मस्जिद के ट्रस्टी ने औरंगाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया जिसमें मुकामी हुकूमत को फरीक बनाया गया है और मुकदमे में अदालत से सदा की गई है कि मस्जिद को खोलने और वहां इबादत करने की इजाजत देने का हुक्म जारी करें। यह बुनियादी मजहबी आज़ादी का केस है। मस्जिद की ट्रस्ट की नुमाइंदगी करते हुए एडवोकेट शाहिद नदीम ने अदालत को बताया कि मस्जिद एक रजिस्टर्ड वक्फ जायदाद है जिसको सील करने का इख्तियार कलेक्टर के पास नहीं होता। लेकिन ये तमाम तर मामला नाज़रीन पहले भी अदालतों में आते रहे हैं और बाबरी मस्जिद के मामले पर भी मुसलमानों पर यह हकीकत आश्कार हो चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट हो या भारत की हाई कोर्ट हो, वहां पर भी इंतहा पसंद और दहशत गर्द जहनियत रखने वाले जजेस बैठे हुए हैं जो कभी मुसलमानों के हक में फैसला नहीं देंगे और वो इन्हीं दहशतगर्द हिंदू इंतहा पसंदों और हिंदुत्व के पैरोकारों के हक में फैसला देंगे। तो इस तरह से अफसोस के साथ हम कह सकते हैं कि एक और बाबरी मस्जिद यानी 800 साल पुरानी मस्जिद जो है वो उसको शहीद करने की भारत में तैयारियां हो रही हैं जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और नाज़रीन, वो वक्त दूर नहीं कि जब भारत पर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का अजाब आकर रहेगा, भारत टुकड़े टुकड़े होगा, खालिस्तान आज़ाद मुल्क बनेगा, मुसलमानों का आज़ाद मुल्क बनेगा, कश्मीर भी इंशाअल्लाह पाकिस्तान के साथ उसका इल्हाक होगा और इन हिंदू इंतहा पसंदों को भारत में कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। शाम रहमान को इसी दुआ के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।